Hello, students. Let's start with the new chapter of class 10 geography. The name of the chapter is Manufacturing Industries. So, in this chapter, we'll be reading about what exactly manufacturing is, different types of fact industries, agro based, mineral based. Then, in agro based, we will read about different other industries like cotton, textile, jute, sugar. Likewise, we have to cover the area of industries. So, let's start the chapter. What is manufacturing? Production of goods in large quantities after processing from raw materials to finished valuable products is called manufacturing. Manufacturing एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्वांटिटीज़ प्रोड्यूस करते हैं, वो भी क्वांटिटीज़ काफ़ी लार्ज होती हैं बिकॉज इट इज़ बेसिकली डन फॉर कमर्शियल पर्पस. और प्रोसेसिंग से मतलब रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक का जो पूरा एक प्रोसेस होता है उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं. जैसे कॉटन है, कॉटन से शर्ट बनाने का जितना भी प्रोसेस होगा दैट विल बी टर्म्ड एज मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली सेकेंडरी सेक्टर में आता है. रॉ मटेरियल डिराइव करने का जो वो है वो आपका प्राइमरी में आ जाएगा. फिर रॉ मटेरियल से प्रोसेस करके जो हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाला काम करते हैं, वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है. फिर जब वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तब उसको जो हम लोग कंज्यूमर के पास पहुंचाते हैं वो हमारा टर्शरी सेक्टर में आएगा. तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग विल बी इन आर secondary sector. Then economic growth of a country is measured by the development of manufacturing industries. किसी भी कंट्री की अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखनी है तो वहाँ के इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट से हम उसको मेजर कर सकते हैं. अगर इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है डैट मीन्स द कंट्री इज़ इकोनॉमिकली ग्रोइंग. और अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है इकोनॉमिक लेवल पे वो उतने अच्छे से नहीं हो पाएगी. तो व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं after converting them from the raw material to the finished valuable product. It involves mainly the secondary sector, and to determine the economic growth of a country, if we are knowing the development of industries, we can decipher whether the country is growing economically or not. नेक्स्ट वी हैव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट. जैसे अभी इसमें देखा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ अगर कंट्री की जाननी है तो हमें देखना पड़ेगा कि इंडस्ट्रीज़ डेवलप कर रही हैं कि नहीं. तो उसी बेसिस पे क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट कि क्यों इंडस्ट्रीज़ को बैकबोन बोला जाता है डेवलपमेंट का. तो उसके कुछ रीजंस हैं. बिकॉज इट हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करता है. कैसे मॉडर्नाइज करता है? एग्रीकल्चर में पहले के टाइम में जो एंशियंट टेक्निक्स का यूज़ होता था दैट हैव बीन ट्रांसफॉर्म टू मॉडर्न टेक्निक्स. तो वो जो इम्प्लीमेंट्स हैं, वो जो टूल्स हैं, वो बेसिकली कौन प्रोवाइड करता है? इंडस्ट्रीज़ ही प्रोवाइड करती हैं. तो एक तरह से इंडस्ट्रीज़ जो गुड्स प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर इनपुट्स के लिए, वो हमारे एग्रीकल्चर को क्या करते हैं? मॉडर्नाइज करते हैं. वी आर नॉट स्टक टू द ट्रेडिशनल मेथड्स, रैदर वी आर मूविंग टूवर्ड्स मॉडर्नाइज्ड इक्विपमेंट्स, और वो इवेंचुअली हमें इंडस्ट्री से ही मिलते हैं. सेकेंड, इट हेल्प्स इन इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी. इंडस्ट्रीज़ क्योंकि डेवलप होती हैं तो वहाँ पे जैसे फार्म्स बन गए, फैक्ट्रीज बन गई, तो वहाँ पे लोगों को काम भी मिल जाता है. तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है. एंड व्हेन दे विल गेट जॉब दे विल अर्न मनी ऑल्सो. तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है. तो पॉवर्टी को भी कई एक हद तक वो थोड़ा सा इरेडिकेट कर देता है. एंड द लास्ट वन इज़ एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एक्सपैंड ट्रेड एंड कॉमर्स. जब हम अच्छे खासा प्रोडक्शन कर लेते हैं तो वी आर इन द सिचुएशन टू एक्सपोर्ट आवर गुड्स. और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं बाहर अपने गुड्स को तो हम इवेंचुअली अपने ट्रेड और कॉमर्स को क्या करते हैं? एक्सपैंड कर देते हैं. तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारे डेवलपमेंट का बैकबोन है. बिकॉज इट मॉडर्नाइजेज एग्रीकल्चर, thereby providing them the modern techniques. It helps in eradication of unemployment poverty because when the farms and factories are located or established or situated whatever, जब setup होता है तो many of the people are getting jobs and hence they are earning money. और last में है कि as we are producing more and more goods, we are in the situation to export goods and services abroad, and then we are expanding the trade and commerce. नेक्स्ट इज़ हाउ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़ आर रिलेटेड टू ईच अदर. ये बहुत ही एक ट्रू फैक्ट है कि एक
कॉइन के जैसे दो फेजेस होते हैं, उसी तरह से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि एक दूसरे को वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज़ को अपने ग्रोथ के लिए, और इंडस्ट्रीज़ एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए अपने इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करता है। तो दोनों एक दूसरे पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एग्रीकल्चर विल ग्रो, इंडस्ट्रीज़ विल ग्रो, एग्रीकल्चर विल मूव कम डाउन, इंडस्ट्रीज़ विल ऑल्सो कम डाउन। अब ये क्यों रिलेटेड हैं, उसके भी रीजंस हैं। नंबर 1, दे मूव हैंड इन हैंड। अकेले कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है, दोनों साइमल्टेनियसली काम करते हैं। इंडस्ट्रीज इन्हांस एग्रीकल्चर, जो कि एग्जाम्पल हम डिस्कस कर चुके हैं, इरीगेशन, पंपिंग सेट्स, थ्रेशर, हार्वेस्टर्स, जितनी भी मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो इंडस्ट्रीज़ प्रोवाइड करता है। और इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर एक फैब्रिक इंडस्ट्री है, उन्हें कॉटन की शर्ट्स बनानी है, तो कॉटन के लिए कॉटन चाहिए होगा, तो वो कॉटन एग्रीकल्चर सेक्टर उनको प्रोवाइड करेगा। तो एक तरफ इंडस्ट्रीज़ एग्रीकल्चर को इन्हांस करते हैं अपने गुड्स प्रोवाइड करके, और एग्रीकल्चर अपने रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रीज़ को, ताकि वो भी क्या कर सके, ग्रो कर सके। तो दिस इज़ वाई वी से दैट दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन नेशनल इकॉनमी। इंडस्ट्रीज़ का नेशनल इकॉनमी में क्या कंट्रीब्यूशन है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ अ शेयर ऑफ 17% इन जीडीपी। हमारे जीडीपी में इंडस्ट्रीज़ का 17% शेयर है। नेक्स्ट है, अगर हम ईस्ट एशियन इकॉनमी से जो कंपेयर करें, जापान, चाइना वगैरह से अगर इकॉनमी से हम देखें, तो अभी भी हमारा शेयर जो है वो काफ़ी कम है, बिकॉज मैक्सिमम ऑफ आवर पीपल आर एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर. Then we have an organization that has been set up by the government. The name is NMCC. The full form of NMCC is National Manufacturing Competitiveness Council. It has been set up by the government ताकि ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्शन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके. तो ये टर्म यू शुड रिमेंबर, NMCC. It's a government organization that has been set up to improve the production efficiency of the manufacturing industries, and the full form is National Manufacturing Competitiveness Council. Then we have factors deciding ideal location of industry. आप कहीं पे इंडस्ट्री लोकेट करते हो तो आपको कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है. तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट डिसाइड द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री. तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं. पहला है कि कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट द साइट. आप जो रॉ मटेरियल डिराइव कर रहे हो उनका कॉस्ट कितना है, अगर कम होगा तो वो लाइकली वहीं पे अपना इंडस्ट्री जो है वो लोकेट करने का सोचेंगे. नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होनी चाहिए. लेबर्स की अवेलेबिलिटी, स्किल्ड अनस्किल्ड, चीप लेबर शुड बी अवेलेबल, ये सब चीज़ें हैं. रिसोर्सेज प्रोडक्शन के उनको अच्छे से मिल जाए, लैंड, लेबर, वाटर ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ें, नेटवर्क कनेक्टिविटी, ये सब चीज़ें अगर उनको लेस कॉस्ट में मिल रही हैं तो दैट प्लेस विल बी considered as ideal for setting up the industry. Next, decision of locating factory at site. ऐसी जगह पे फैक्ट्री लोकेट करेंगे जहाँ पे सारे उनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे, एंड दैट टू एट वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ से उनको अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में ईजी रहे. द मार्केट्स आर वेरी क्लोज बाय एंड हेंस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड. तो मेन बस उनका एक ही एजेंडा होता है कि वो उसी जगह पे अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करेंगे जहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम होगा. तो इवेंचुअली these are the factors that one will keep in mind while deciding for the location of an industry. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़. इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, लॉन्ग बन सकता है, वेरी शॉर्ट बन सकता है कि हाउ कैन यू क्लासीफाई इंडस्ट्रीज़. तो इसके 5 बेसिस हैं. पहला है बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, बेस्ड ऑन द मेन रोल, बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, देन वी हैव बेस्ड ऑन द ओनरशिप, एंड लास्टली वी हैव बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स. तो पहला हम देखेंगे बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. अगर रॉ मटेरियल का सोर्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से आपका रॉ मटेरियल डिराइव हो रहा है, तो इट मीन्स दे आर कॉल्ड एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़. फॉर एग्जांपल कॉटन, टी, सिल्क. और अगर माइनिंग से स्टार्ट कर रहे हो, आप मिनरल्स का यूज़ कर रहे हो रॉ मटेरियल्स के लिए, देन दे विल बी कॉल्ड एज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़. और इसका एग्जाम्पल है आयरन, पेट्रोकेमिकल्स. तो ये पहला बेस हो गया. दूसरा बेस है बेस्ड ऑन द मेन रोल. जैसे
आपको कुछ कॉपर की बॉटल बनानी है, तो उस बॉटल को बनाने के लिए आपको जिस कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी उसको कॉपर हम लोग कंसिडर करेंगे। तो जो आपको की कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं उन इंडस्ट्रीज़ को हम लोग की और बेसिक इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। और वही चीज़ यूज़ करके जब आप फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो डैट विल बी डायरेक्टली यूटिलाइज बाय द कंज्यूमर, उन इंडस्ट्रीज़ को हम लोग कंज्यूमर इंडस्ट्री बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिक और की इंडस्ट्री जैसे आयरन स्टील हो गया, और कंज्यूमर इंडस्ट्री जब उन्हीं कंपोनेंट का यूज़ करके हम फाइनल गुड को प्रोड्यूस करके डायरेक्टली वी आर गिविंग टू द कंज्यूमर फॉर द यूटिलाइजेशन पर्पस, तब हम उसको कंज्यूमर इंडस्ट्री बोलेंगे। जैसे फ़ैन, बॉटल, नोटबुक, शुगर, टूथपेस्ट, ये सारे आ जाएंगे हमारे कंज्यूमर इंडस्ट्री में। नेक्स्ट वी हैव बेस्ड ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इफ द इन्वेस्टमेंट इज़ अप टू 1 करोड़, अगर 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है तो हम लोग बोलेंगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। और अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट एक्सीड्स 1 करोड़, तो वी कैन से दैट द इंडस्ट्रीज़ आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द ओनरशिप, उसका कंट्रोलिंग और ओनिंग किसके हाथ में है, उसके बेसिस पे यह है पब्लिक सेक्टर, जो कि पूरी तरह से ओन भी किया है और उसका पूरा तरह से उसको चलाने वाला गवर्नमेंट है, अथॉरिटी है, तो वो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में आ जाएगा। इसका एग्जांपल भेल है, सेल है, और ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर, जिसमें जो अथॉरिटी है वो किसी गवर्नमेंट की नहीं है बल्कि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइवेट सेक्टर बोलेंगे। इसका एग्जांपल टिस्को, रिलायंस, एप्पल, सैमसंग, ये किसी एक इंडिविजुअल की तरफ से इनिशिएटिव किया गया हो सकता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ने इसको स्टार्ट किया विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑन द गवर्नमेंट साइड, तो इसको हम प्राइवेट सेक्टर बोलेंगे। नेक्स्ट है जॉइंट, जिसमें प्राइवेट भी है, पब्लिक भी है। इट इज़ नीदर प्योरली प्राइवेट, इट इज़ नीदर प्योरली गवर्नमेंट, इट्स पार्टली प्राइवेट एंड पार्शली गवर्नमेंट, दोनों मिलके जब करते हैं तो उसको जॉइंट सेक्टर बोलते हैं। जैसे OIL है, ऑल इंडिया लिमिटेड। और लास्ट है कोऑपरेटिव सेक्टर, जहाँ पे खूब सारे लोग कोऑपरेट करके अपना कुछ नया चीज़ स्टार्ट करते हैं, उस सेक्टर को हम कोऑपरेटिव सेक्टर बोलते हैं। जैसे अमूल हो गया, अमूल इज़ नॉट बिलोंगिंग टू एनी इंडिविजुअल, इट इज़ अ group of people who have cooperated and are working in the same direction to make the production of Amul efficient and even better, तो उसको हम लोग बोलेंगे कोऑपरेटिव सेक्टर। एंड लास्ट इज बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का वेट कितना है, उनका बल्क कितने, उनका कितना भार है, उनका क्या है, उसके बेसिस पे एक होता है हैवी इंडस्ट्री, जिसमें रॉ मटेरियल अगर बहुत हैवी यूज़ हो रहा है तो, और जो फिनिश गुड्स भी हैं उनका भी वेट काफ़ी हैवी होता है, तो उनको हम हैवी इंडस्ट्रीज़ बोलेंगे। और जिसमें रॉ मटेरियल्स भी बहुत लाइट यूज़ हो रहे हैं और इवेंचुअली जब वो कन्वर्ट हो रहे हैं फिनिश गुड्स में, तो भी वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, वो लाइट ही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे लाइट इंडस्ट्री। यहीं पे अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो हैवी इंडस्ट्रीज़ के जो आप पे गुड्स होंगे उनको ट्रांसपोर्ट करने में, उनके रॉ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी, और लाइट है तो उनका थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंपैरेटिवली कम लगेगा। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ बेस्ड ऑन ओनरशिप, बेस्ड ऑन की रोल, बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट, बेस्ड ऑन source of raw material, and based on capital investment. Next we have agro based industry, जो कि अपना रॉ मटेरियल डिराइव करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से, उनको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। इसमें पहला हम पढ़ेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपको ये फैक्ट्स याद करने हैं। द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज़ 14% ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। इट कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन फॉरेन अर्निंग्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ से आपकी फॉरेन अर्निंग्स भी हो रही हैं, और जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन 4% का है। और ये एक सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री है जो कि अपने रॉ मटेरियल के लिए किसी दूसरे इंडस्ट्री पे डिपेंड नहीं है। इट कैन डिराइव इट्स रॉ मटेरियल ऑन इट्स ओन, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री। नेक्स्ट है कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि द फर्स्ट मिल दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1854 एंड द प्लेस इज़ मुंबई। अभी इंडिया में अप्रॉक्स हमारे पास 1948 कॉटन मिल्स हैं। इनिशियली जो मिल्स इस्टेब्लिश हुई थी वो इस्टेब्लिश हुई थी महाराष्ट्र एंड गुजरात में,
ये इंडस्ट्री जो है जनरेट करती है एम्प्लॉयमेंट फार्मर्स के लिए एंड ये बाकी इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट करती है। किन इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करती है? वो है डाई और केमिकल इंडस्ट्रीज़। और जो हैंडस्पिन खादी है, हमारे यहाँ पे जो खादी जो यान करते हैं, थ्रेड्स वगैरह, उसका जो हैंडस्पिन लूम जो यूज़ करते हैं, वो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है हमारे वीवर्स को, जो वीव करके चीज़ों को बनाते हैं, बुन के जो बुनाई वाला जो काम होता है, उसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, अब हमारे पास कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा है। तो हम लोग जो अपनी अच्छी क्वालिटी के जो यान होते हैं, जो हम थ्रेड्स में कन्वर्ट करके बनाते हैं यान कॉटन से, उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं जापान को। नॉट ओनली जापान, बाकी के जो कॉटन गुड्स होते हैं वो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, बाकी जगहों पे। इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट कैपेसिटी है अगर हम लोग हैंडलूम्स की बात करें तो। और हमारा वर्ल्ड के ट्रेड में कॉटन यान का जो ट्रेड है उसका लार्जेस्ट शेयर है। सबसे ज़्यादा शेयर हमें अगर ट्रेड में मिलता है तो वो एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन यान से ही मिलता है। अब कुछ चैलेंजेस हैं जो कॉटन इंडस्ट्री को फेस करना पड़ता है। कौन कौन से चैलेंजेस हैं? अवर स्पिनिंग मिल्स आर नॉट ऑफ ग्लोबल लेवल। हमारे जो स्पिनिंग मिल्स हैं बहुत पुराने हैं, बहुत एडवांस नहीं है, तो ग्लोबल लेवल पे compete नहीं कर पाते हैं। जो प्रोडक्शन होता है यान का, उसकी क्वालिटी इतनी भी अच्छी नहीं है कि वो ग्लोबली हम लोग compete कर सकें। तो ये एक चैलेंज हमारे सामने है कि हमें उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना है ताकि ग्लोबल लेवल पे वी आर एबल टू compete। सेकेंड इज़, जितना भी अच्छा क्वालिटी का यान होता है वो हम लोग बाहर भेज देते हैं, और जो लोकल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो यान होता है उसकी क्वालिटी इतनी इम्प्रूव नहीं होती है, वो थोड़ा सा लो होता है कंपैरेटिवली। तो ये भी एक चैलेंज है कि हमें लोकल नीड्स के लिए भी जो क्वालिटी है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा। Lastly, most of the production is in fragmented small units which cater to local markets। छोटे छोटे डिवीज़न हैं, अलग अलग जगह पे छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो कि सिर्फ लोकल मार्केट्स तक ही नीड्स को फुलफ़िल कर पाते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे हम अभी लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कॉटन इंडस्ट्री को अभी भी हमें क्या करना है, ओवरकम करना है। दीज आर द चैलेंजेस दैट आर फेस्ड बाय द कॉटन इंडस्ट्री। नाउ वाई डू वी नीड टू इम्पोर्ट फैब्रिक्स मतलब एक तरह से आपके कपड़ों की अलग अलग वैरायटी हो गई, जैसे सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, वूल हो गया, नायलन हो गया, पोलिस्टर हो गया, अलग अलग वेरिएंट्स हो गए, उसको हम फैब्रिक्स बोलते हैं। तो हमें अभी भी फैब्रिक जो है वो इम्पोर्ट करना पड़ता है। इम्पोर्ट मतलब हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। सो डैट मीन्स वी हैव टू पे फॉर इट, वी आर नॉट एक्सपोर्टिंग देम। एक्सपोर्टिंग करते हैं तो मनी कम्स इन आवर कंट्री, बट व्हेन वी आर इम्पोर्टिंग थिंग्स वी आर सेंडिंग आवर मनी टू द अदर प्लेस, अदर कंट्री। तो वो डेफिसिट में चला जाता है, वो माइनस में हो जाता है, क्रेडिट नहीं होता, डेबिट होता है। तो उसका रीज़न है कि लेस्ट आउटपुट ऑफ लेबर्स का जो आउटपुट है, जो प्रोडक्शन है, वो इतना बड़े लेवल पे नहीं है। हम इतनी पॉपुलेशन को उसमें फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, तो हमें उनकी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हमें बाहर से फैब्रिक इंपोर्ट करना पड़ता है। इरेगुलर पावर सप्लाई, इंटीरियर्स में हैं बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स, वहाँ पे जो पावर सप्लाई है वो बहुत रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है। इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं रहती है 24/7, इसीलिए जो लेबर्स हैं वो उतना आउटपुट अपना प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, आउटडेटेड मशीनरी बहुत पुरानी है, वो अभी भी चल रही है उस पर। एडवांस टेक्नोलॉजीज हमारे पास नहीं है एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न कंट्रीज़। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। एंड हाई कॉम्पिटिशन विथ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज़। सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि हमारे क्वालिटी इतनी इम्प्रूव नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा उसमें लैग बिहाइंड कर जाते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द रीजन्स फॉर विच वी आर रिक्वायर्ड टू इम्पोर्ट फैब्रिक्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़। नेक्स्ट, जूट है। जूट की जो पहली मिल थी वो इस्टेब्लिश हुई थी 1859 में रिश्रा में। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का और जूट गुड्स का। जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, और इससे बहुत सारी चीज़ें मतलब बनती हैं। कारपेट्स हैं, मैट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। वी आर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, कॉटन यार्न के बाद जूट जो है वो बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट होता है, तो इसका मतलब प्रोडक्शन अच्छा खासा है।
मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल मेनली अलॉन्ग बैंक ऑफ हुगली रिवर। तो ये जो मिल्स हैं जूट की, ये बेसिकली हमारे वेस्ट बंगाल में लोकेटेड हैं और जिस नदी के किनारे हैं उसको हम लोग बोलते हैं हुगली रिवर। नाउ कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम लोग जूट इंडस्ट्री को मेनली दे आर कन्फाइंड टू द बैंक ऑफ हुगली रिवर्स, उसके भी कुछ रीजंस हैं। तो रीजंस हैं प्रॉक्सिमिटी ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज़, जो हुगली रिवर के आसपास के एरियाज़ हैं वहाँ पे जूट का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से हो जाता है, तो वो भी एक रीज़न है। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज़, वहीं पे पास में रेलवेज़ हैं तो जूट को ट्रांसपोर्ट करने में इजी हो जाता है। और वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत इनएक्सपेंसिव है, काफ़ी सस्ते में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे बहुत लो होती है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो होगी तो इवेंचुअली प्रॉफिट आपका ज़्यादा होगा, ये भी एक फैक्टर है। चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, बिहार एट्सेट्रा, यहाँ पे लेबर्स का भी जो अवेलेबिलिटी है बहुत चीप है। अगेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ रिड्यूस्ड। एंड लास्टली अबेंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट, रॉ जूट को प्रोसेस करने के लिए वाटर अवेलेबिलिटी बहुत अच्छे अमाउंट में चाहिए होती है, तो यहाँ पे पानी का काफ़ी ज़्यादा अवेलेबिलिटी है। तो ये रीजंस हैं वाई द मिल्स आर लोकेटेड एट द बैंक ऑफ हुगली रिवर। सो नेक्स्ट वी हैव चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडस्ट्री, स्पेशली जूट का। इंटरनेशनल मार्केट में बहुत स्टिफ कंपटीशन है, जस्ट लाइक वी हैड द कंपटीशन इन द सिंथेटिक इंडस्ट्रीज। ऑल्सो फेसेस कंपटीशन फ्रॉम अदर जूट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ लाइक ब्राज़ील, बांग्लादेश एट्सेट्रा। और हमारे अलावा और भी कंट्रीज़ हैं जो जूट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ब्राज़ील, बांग्लादेश, तो इनसे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो जूट इंडस्ट्री फेस करती है। नेक्स्ट वी हैव नेशनल जूट पॉलिसी 2005। ये बेसिकली जूट के प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी, विच वी कॉल इट बाय नेम नेशनल जूट पॉलिसी एंड द ईयर इज़ 2005। इसके ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होने चाहिए। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं टू इंक्रीज़ प्रोडक्शन, पहला मोटिव यही रहता है कि जूट का प्रोडक्शन जो है और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सके ताकि एक्सपोर्ट कर सके और हमें अर्निंग्स अच्छे खासा कर सके। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग क्वालिटी, ताकि जो ग्लोबल मार्केट है उसमें हम अपने कंपटीशन को फेस कर सकें। क्वालिटी अच्छी रहेगी तो वी आर एबल टू कम्पीट इन द ग्लोबल मार्केट। और लास्ट है इंश्योरिंग गुड प्राइसेस टू जूट फार्मर्स। जूट फार्मर्स क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं, जूट डिराइव करते हैं, उस हिसाब से उनको प्राइसेस नहीं मिलते हैं। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पॉलिसी है उसके थ्रू वो इंश्योर करे कि उनको उनकी मेहनत के हिसाब से उनके जूट के प्राइसेस मिलें, दे आर नॉट एक्सप्लॉयटेड इन एनी form. So this is your national jute policy 2005. Next we have sugar industry. Sugar industry, India is the second largest producer of sugar. Sugar का India second largest producer है। Largest producer था raw jute और jute goods का। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गुड़ एंड खनसारी, ये शुगर का रॉ फॉर्म है गुड़, जैगरी जिसको हम बोलते हैं, खनसारी ये भी इसी से बनता है, मीठा ही होता है। इसके हम लोग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। मिल्स आर इन महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। और इंडस्ट्री सीजनल इन नेचर में। सीजनल इन नेचर मतलब इसके हार्वेस्टिंग का एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, उसी टाइम पे इसको हम लोग हार्वेस्ट करते हैं। ऑल 24/7 वी कैन नॉट एनी टाइम, और किसी भी मंथ्स में हम इसको वो नहीं कर सकते। इसका एक सीज़न स्पेसिफिक होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज सीजनल इन नेचर। अब शुगर इंडस्ट्री के भी कुछ चैलेंजेस हैं। पहला सीजनल नेचर है, तो इसलिए हमें उसी सीज़न पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। हम अपने मर्ज़ी से उसको कभी भी हार्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, वी हैव टू स्टिक टू द सीज़न। सो एक ये भी थोड़ा सा चैलेंज है। नेक्स्ट है ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन। जो शुगर प्रोड्यूस करने का मेथड है बहुत ही एंशंट है, उसमें कोई भी न्यू एडवांसमेंट नहीं आई है, अभी भी लोग पुराने तरीके से ही उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट है डिले इन रीचिंग केन टू इंडस्ट्रीज़। केन मतलब जो गन्ने होते हैं, उनको फैक्ट्रीज तक ले जाने में बहुत डिले हो जाता है। तो ये भी थोड़ा सा चैलेंज है कि किस तरह से हम नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करें ताकि जो केन्स हैं वो फैक्ट्रीज़ पे टाइम पे पहुंच सके। सीजनल है तो कुछ ऑप्शन होना चाहिए कि उसके अलावा भी हम चीज़ों को शुगर को प्रोड्यूस कर सकें। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में विल बी कवरिंग द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। आई होप यू लाइक द कंटेंट. इफ़ यू have liked the content, please share, subscribe and like.